हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवाशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं द केम वे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस केमिस्ट्री और सॉल्वेंट थियरी के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, वन बाय वन करके सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, या इस पे जो बेस्ट प्रीवियस ईयर जो CSIR नेट में आया हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे, और गेट में भी आता है ये सब। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है एसिड बेस केमिस्ट्री और सॉल्वेंट थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो एसिड बेस केमिस्ट्री है और सॉल्वेंट थ्योरी है, ये CSIR नेट में दो से तीन क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, मतलब लेकिन हर बार आए ये भी मतलब वो नहीं होता है कि हर बार ही मतलब आए, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। गेट में कभी कभार पूछा जाता है, हर साल नहीं पूछा जाता है। गेट की बात हम लोग करते हैं तो गेट में रेगुलर नहीं पूछा जाता है, लेकिन CSIR नेट में 2 से 3 क्वेश्चन इसकी देखा गया है। 2016-17 में भी देखा गया है, 17 में भी देखा गया है, ऐसे करके। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में सबसे पहले ही हम लोग जानेंगे कि एसिड बेस थियरी क्या है, और थियरी को हम कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। तो एसिड बेस थियरी क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्हीनियस थियरी क्या है। आर्हीनियस जो हम लोग क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, आर्हीनियस थियरी क्या है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी है। उसके बाद से लुईस कॉन्सेप्ट है, या लुईस थियरी की बात करेंगे हम लोग। और फोर्थ है लक्स फ्लॉड थियरी। ठीक है ना, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इनके अनुसार कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा। ठीक है, तो लक्स फ्लॉड थियरी के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये उसके बाद हम लोग देखेंगे उसानविक थियरी। ठीक है ना, उसके बाद से HSAB प्रिंसिपल है, या हार्ड साफ एसिड बेस थियरी कह सकते हैं हम लोग। HSAB, ठीक है ना, HSAB प्रिंसिपल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट थ्योरी। ये तो क्या हो गया, एक मोटा मोटा हम लोग ओवरव्यू देख लेंगे कि हम लोग लोअर क्लासेस में भी ये 3 थ्योरी पढ़ते थे। आर्हीनियस थ्योरी हो गई, लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हो गई, लुईस थ्योरी हो गई। बाकी उसके बाद से HSAB प्रिंसिपल भी बहुत मायने रखता है। ठीक ना, तो इसके एप्लीकेशंस के बारे में जो सवाल पूछे गए हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट थियरी क्या है। तो सॉल्वेंट थियरी में हम लोग देखेंगे जनरली 2 तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस मतलब क्या होगा, जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, उसको एक्वा ही बोलते हैं ना। तो एक्वस या नॉन एक्वस की बात करेंगे। तो एक्वस में क्या रहेगा, एक्वस में हमारा वाटर रहेगा, जो सॉल्वेंट रहेगा वो वाटर होगा, तो एक्वस कहा जाएगा। नॉन एक्वस में जैसे NH3 हो गया, BF3, जैसे हम लोग HF हो गया, H2SO4 हो गया, इस टाइप के जो भी सॉल्वेंट होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक ना, तो सॉल्वेंट थियरी में हम लोग सबसे पहली बात करेंगे, 3 भाग में क्लासीफाई करेंगे। पहला हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर मतलब जो पोलर नहीं होता है, जिसका डाइपोल में 0 हुआ करता है। ठीक है ना, और दूसरी बात है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे एक पहला ये हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसमें क्या होगा, म्यू क्या होगा, 0 होगा, म्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन पोलर हो जाएगा। और दूसरी बात है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब जिसमें प्रोटॉन हो, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन मौजूद हो। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है ना। ठीक है ना, उसी तरह से HF हो गया। ठीक है, तो HF में भी क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है। ये एसिटिक एसिड है, H2SO4 है। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी में आ जाएंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसको भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला नॉन आयोनाइजेबल, मतलब जिसको आयोनाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल में मतलब PuCl3 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, PuCl3 BrF3 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग कुछ ऑक्सी एसिड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, कि जो हम लोग देखते थे ना कि
H2SO4 है, H3PO4 है, इस टाइप के जितने भी एसिड्स हुआ करते हैं ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ऑक्सी एसिड की कैटेगरी में आते हैं। लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट के बारे में देखेंगे कि कैसे कोई भी सॉल्वेंट किसी को लेवल करता है या डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ओवरऑल हमारा सिलेबस हो गया। और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर कर लेंगे। लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि PYQ नेट के और गेट के, ठीक है। अब जैसे बात आती है कि प्रीवियस ईयर में जैसे अब आप लोग कहेंगे कि जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो pKa वैल्यू पे होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड में जैसे पीके जैसे एसिडिटी ऑर्डर जैसे पूछा जाता है, तो उसको हम लोग अरेंज करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक जैसे जीओसी पढ़ते हैं ना, तो जीओसी में हम लोग देखेंगे उसको जैसे पीएच वैल्यू हो गया, जैसे पीएच कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें किसकी हैं, ये सारी चीज़ें हैं फिजिकल केमिस्ट्री की हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग पीएच जैसे पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम 1 बाय 1 करके आर्हेनियस थियोरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, ऐसे करके ये 6 थियरी हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखते चले जाएंगे। ऑन करके हम लोग तब इसके बारे में आर्हेनियस थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, लक्स फ्लड थियरी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान जाते हैं। उसके बाद से इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा आर्हेनियस थियरी है, आर्हेनियस थियरी ये कहता है कि सबसे पहले ये क्या कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होगा या वो स्पीसीज़ होगी जो H+ डोनेट करेगा, ठीक है ना, इन एक्वस मीडियम, ठीक है ना। जैसे हमारा एग्जांपल मैं ले लूँ HCl, ये क्या करेगा H+ Cl- में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या देगा, H+ आयन हमको क्या देगा, एक्वस मीडियम में H+ आयन हमको मिल जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से जो बेस होगा वो क्या देगा, OH- आयन रिलीज करेगा, ठीक है ना। OH- आयन रिलीज करेगा एक्वस मीडियम में। यहाँ हम लोग सबसे पहले बात ये ध्यान रखेंगे कि आर्हेनियस थियरी के लिए जो हमारा मीडियम होगा या हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमारा हमेशा क्या रहेगा, वाटर रहेगा, वाटर, ठीक है ना। तो इसके लिए जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा NaOH, ठीक है ना। ये ब्रेक होकर क्या देगा Na+ OH-, मतलब ये क्या देगा OH- एक्वस मीडियम में, ठीक है ना। OH- एक्वस मीडियम में रिलीज होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे NaOH हो गया, ऐसे MgOH2 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, ठीक है ना। तो ये इसका सबसे पहली बात ये है कि ये एक्वस मीडियम में भी हो सकता है या नॉन एक्वस मीडियम, मतलब हमारा जो सॉल्वेंट होगा वाटर भी हो सकता है और वाटर नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि जो एसिड होगा वो H+ आयन क्या करेगा, डोनेट करेगा या देगा, ठीक है ना। और जो बेस होगा वो H+ आयन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट करेगा, H+ आयन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग देखते हैं लक्स फ्लड थियरी। तो लक्स फ्लड थियरी जो होता है वो ये कहता है कि जनरली जैसे O2- आयन जो है हमारा, ठीक है ना, O2- जो आयन है इसके बारे में डिस्कशन करता है। अगर कोई स्पीसीज़ O2- आयन क्या करता है, देता है, मतलब सॉरी एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। अगर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, जैसे O2- आयन है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, ठीक है ना। अगर उसको डोनेट कर देगा, जैसे मान लीजिए उसको डोनेट कर दे किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है ना। तो O2- आयन जब डोनेट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस, और जो एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक है। इसी को थोड़ा बहुत जैसे एक्सटेंड करके इसकी एक्सटेंडेड थियरी बनाई गई, तो उसमें ये कहा गया कि ये तो मान लीजिए ये क्या है, एनायन ही है ना, ठीक है ना। तो एनायन के बेस पे हम लोग जब बात करते हैं तो एक्सटेंडेड थियरी में ये होता है कि चलो छोड़ो ऑक्सीजन को या कोई भी एनायन की बात करते हैं, एनायन लेना देना की बात करेंगे। तो अगर कोई एनायन क्या करेगा, एनायन एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक है ना। जैसे H2- हो गया, F- हो गया, ऐसे ही बहुत सारे आयंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे एक्सटेंडेड थियरी में, जैसे इसी के जैसे एक्सटेंडेड वर्जन है जैसे हम लोग कहें तो ये हमारा एसिड हो जाएगा, मतलब जो क्या करे, एक्सेप्ट करे,
ठीक है ना। एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, ठीक ना, कोई भी एनायन, ठीक है। और जो एनायन डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बेस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है हमारी थियरी है लुईस थ्योरी, ठीक है ना। लुईस थ्योरी क्या कहती है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट, मतलब क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जैसे मान लो कि BF3 है, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि वैकेंट ऑर्बिटल P हो या D हो, जनरली ये इस टाइप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जब मेन ग्रुप पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे और भी बेहतर तरीके से। जैसे BF3 है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, इसमें क्या होता है BF3, जैसे मान लो BF है, F ये वैकेंट P ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई भी मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए ये एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एसिड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग एसिड, ठीक है ना। और जो जैसे मान लीजिए NH3 है, NH3 है, तो इसमें क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, जैसे लोन पेयर है, तो ये किसी को डोनेट कर दिया, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं उसानोविच थ्योरी, ठीक है ना। उसानोविच थ्योरी का मतलब ये है कि एक्चुअली है क्या कि ये सबका कंपाइल कर दिया है, ठीक है ना। आर्हेनियस थ्योरी को अगर हम छोड़ दें तो एक्चुअली एक तरह से क्या किया है कि सबको एक तरह से मोटा मोटी सबको कंबाइन करके ये अपना एक थ्योरी बना दिया गया है, इससे ही काम चल जाता है। जैसे मान लो कि अगर कैटायन डोनर है, ठीक है ना, कैटायन डोनर तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, ठीक है ना। और कैटायन एक्सेप्टर है, कैटायन एक्सेप्टर है, उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। और एनायन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ भी आप लोग देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी क्या करे, एनायन जो अभी हम लोग एक्सटेंडेड थ्योरी में देखे थे, एनायन को जैसे S2- था, F- था, इस टाइप के जो एनायन थे उसको क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर ले रहा था, एक्सेप्ट कर ले रहा था, तो क्या कहेगा, एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एनायन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस, ठीक है ना, वो बेस की कैटेगरी में चली जाएगी ये बात, ठीक है। और कैटायन को एक्सेप्ट करेगा, जैसे इसका देखिए आप हमने हमेशा देखिएगा, जैसे कैटायन डोनर है तो यहाँ पे क्या है, कैटायन एक्सेप्टर है, मतलब ये एक डोनर है तो क्या है, एक एक्सेप्टर है, मतलब उल्टा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एसिड है तो उसका विपरीत हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे डोनर रहते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सेप्टर रहते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, डोनर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। या तो हाइड्रोजन दे या इलेक्ट्रॉन दे, ऐसे करके देता है कि नहीं देता है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लिया जाता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को देता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, लेता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन जिसमें जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं HSAB प्रिंसिपल। HSAB प्रिंसिपल में जनरली हम दो चीज़ देखेंगे कि हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, ठीक है ना, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हार्ड एसिड और हार्ड बेस, ठीक है ना, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, ठीक है ना। तो इसमें भी ये उल्टा हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए, स्मॉल कैटायन हायर चार्ज, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बहुत कोई छोटा चार्ज है, कैटायन, ठीक है ना, तो उसकी साइज मतलब क्या होना चाहिए, जैसे जो हार्ड एसिड है उसका ये फंडा है कि जो कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, जितना छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। और उसका चार्ज बहुत ज़्यादा हो, जैसे मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं तो वो बहुत हाई हो, ठीक है ना, ताकि क्या करेगा, अपने आप मतलब अपनी की क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और जो बेस होगा ये भी स्मॉल एनायन होगा, यहाँ पे कैटायन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा, लेकिन इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी लोअर होगी, ठीक है ना, तो लोअर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉफ्ट एसिड की बात करेंगे तो सॉफ्ट एसिड में क्या हो जाएगा, लार्ज कैटायन हो जाएगा, कैटायन का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, कैटायन का साइज़ बड़ा हो जाएगा। और जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी या चार्ज कहें हम लोग, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा जैसे कैटायन है, जैसे मान लो यहाँ पे देखिए ये छोटा है, ठीक है ना,
ये बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ इस पे बहुत सारी चीज़ें क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरऑल हम देखें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या है, इसका ज़्यादा है, ठीक है। और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे मान ये डिस्टेंस है, ठीक है, और ये सेंटर था और यहाँ तक था। ये जितना कैटायन छोटा होगा वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, जैसे वाटर हो गया तो यहाँ पे H2O एग्रीगेट हो जाएगा, मतलब घेर लेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ही हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, ठीक है ना। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्मॉल कैटायन था, हाई चार्ज डेंसिटी था, ठीक है ना। तो स्मॉल कैटायन और हाई चार्ज डेंसिटी मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसी तरह से सॉफ्ट एसिड के लिए क्या हो जाएगा, जो लार्ज कैटायन होगा, जो कैटायन की साइज़ वहाँ आप देखिए, आप देख रहे हैं ना, तो उसका जो साइज़ है बड़ा है और लो चार्ज डेंसिटी। जाहिर सी बात है, जब जो चीज़ जैसे कैटायन जब भी बड़ा होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फजान रूल में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये देखते हैं कि अगर जिसका जैसे साइज़, जैसे कैटायन का साइज़ जितना बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जैसे जो न्यूक्लियस है ना, जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, आर की डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आर जितना बढ़ता चला जाएगा तो इसमें जितने प्रोटॉन होंगे, ये उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब आउटर सेल पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारी सारी थियरी हो गई, ओवरऑल हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक करके, जैसे आर्हेनियस थ्योरी को देख लेंगे, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट देख लेंगे, इनके एप्लीकेशन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे सॉल्वेंट थ्योरी पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।